नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल SR क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र हम इसके पहले की क्लास में भी कर चुके हैं, थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से विकसित, फूलित और नगरीय व्यवस्था थी। इसके बावजूद भी इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, जो लिखित साक्ष्य हैं, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन्हीं के आधारों पर हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहला हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रथम बार जो इसकी खुदाई हुई थी, देखिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण का एक नियम है कि जब किसी सभ्यता की या किसी चीज़ की खुदाई होती है तो वो खुदाई का जो साक्ष्य है, जिस स्थल से पहली बार मिलता है, उसी स्थल के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। तो पहली बार इस सभ्यता की जो खुदाई है वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा जगह पे पहली बार दयाराम साहनी द्वारा खुदाई की गई और इसी खुदाई के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के तट पर पूरी तरह से विस्तृत है। तो सिंधु नदी के तट पर विस्तृत होने की वजह से ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा इसका नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि भारत में नगरीय व्यवस्था की जो प्रथम साक्ष्य है वो हड़प्पा से ही मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से ही, हड़प्पा की खुदाई से ही भारत में नगरीय व्यवस्था, नगरीय साक्ष्य की प्रथम व्यवस्था यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस वजह से इसे प्रथम नगरीय व्यवस्था भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें सबसे पहली बार अगर कांस्य का प्रयोग कहीं हुआ है भारत में तो वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा में कांस्य का प्रथम साक्ष्य मिलता है, कांस्य के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मिलता है। इस आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 अन्य सभ्यताएं हैं जहाँ पर कांस्य के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे कांस्य के प्रयोग किए जाते थे, जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। पहला मिस्र की सभ्यता और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं और इसी आधार पर इन्हें तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, इसका ये सामने आया कैसे, इसके बारे में इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और इसको जानने के 2 साक्ष्य हैं। पहला ये कि हम इसको समझें, इसकी सभ्यता, इसके कल्चर, इसके विश्लेषण, इसकी विशेषताओं को समझें। और दूसरा ये कि इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, इनकी विशेषताओं को जानें। इन स्थानों पे क्या क्या चीज़ पाए गए, इनकी विशेषता क्या थी, उनको जानें। अधिकांशतः जो प्रश्न हैं वो इसी आधार पे आते हैं कि ये जो साक्ष्य है वो किस स्थान से पाया गया, ये जो साक्ष्य है वो किन स्थानों पर पाया गया, इन स्थानों की विशेषता क्या थी। इसी आधार पे इनको हम जानेंगे, इसी आधार पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व
100 वर्ष पूर्व मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हड़प्पा के बारे में प्रथम जो साक्ष्य जो इसको मतलब प्रूव करता है कि यही सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, वो था 1921। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, जो कि उस वक्त इस सभ्यता की खुदाई किए थे, उन्हीं के आधार पर इसको हम कह रहे हैं कि 100 वर्ष पूर्व। इससे पहले भी इस सभ्यता की खुदाई हुई, इस सभ्यता के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन इसको जान नहीं पाए। जबकि इस सभ्यता की प्रथम जानकारी जो है वो 1856 से पहले मिलती है, लेकिन इसका आभास 1856 में होता है। ठीक है, तो इसी को आधार मानकर मुझे ये कहना है, यह कहना पड़ रहा है कि आज से 100 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब, ठीक है, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा नगर के निवासियों को शायद ही इस बात का आभास होगा कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में फैले जिन ईंटों का प्रयोग, सोचिए कि आज से 100 वर्ष पूर्व, आज से 100 वर्ष पूर्व पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी ज़िला है, उस ज़िले में स्थित हड़प्पा नगर जो है, वहाँ के आसपास के लोगों को शायद इस बात का एहसास होगा कि जिस ईंटों का प्रयोग वो अपने मकानों के निर्माण में धड़ल्ले से कर रहे हैं, वो कोई आम ईंट नहीं है, वो एक पूरी तरह से विकसित सभ्यता के ईंट हैं जो आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व के हैं। आज से लगभग 8000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इन जो खंडहरों से, जो खुदाई से जो ईंटें हमें प्राप्त हो रही है वो है क्या। इसके बारे में पहली बार जानकारी 1856 में मिलती है। ठीक है, इस बात का आभास 1856 में होता है जब जॉन विलियम ब्रंटन, ठीक है, जॉन विलियम ब्रंटन, ठीक है, 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन, ठीक है, इस सभ्यता का पहली बार आभास 1856 में होता है जब जॉन विलियम ब्रंटन, जो उस वक्त रेलवे का एक अधिकारी होता है, जो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए, ठीक है, ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, सर्वप्रथम इस सभ्यता का आभास 1856 ईस्वी में होता है जब उस वक्त रेलवे का एक अधिकारी जॉन विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन खंडहरों से इन ईंटों का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं हो सकी कि ये ईंटें किसी सभ्यता विशेष की हैं या आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी एक विकसित सभ्यता की हैं। ठीक है, मगर पहली बार इसका सामने कब आता है, ये 1856 ईस्वी में। यानी 1856 ईस्वी में जॉन विलियम जो ब्रंटन थे, रेलवे के अधिकारी थे, वो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे, रेलवे लाइन बिछवा रहे थे। उन रेलवे लाइन को बिछवाने में जिन ईंटों का वो प्रयोग कर रहे थे, जो आसपास के जो खंडहर से उन्हें मिल रहे थे, वो उसी ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। तो उस वक्त ये सामने आता है कि इसके नीचे ईंट दबे हैं, इसके नीचे एक सभ्यता दबी है। ठीक है, इसी आधार पे इस सभ्यता का पहली बार सामने आना हमें मालूम पड़ता है। ठीक उसी वक्त 1856 में ही, ठीक उसी वक्त 1856 में ही कनिंघम का नाम आप सब सुने होंगे, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम 1856 में ही कनिंघम हड़प्पा का सर्वे कराया, वहाँ पर गए। जब जॉन विलियम ब्रंटन ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर कुछ ईंटें मिले हैं, कुछ खंडहर मिले हैं, तो उसी वक्त जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है, कनिंघम, उन्होंने भी
इस सभ्यता का, इस स्थान का सर्वे कराया, किंतु इसके महत्व को समझ नहीं पाए। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सोचिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज से 100 वर्ष पूर्व 1921 ईस्वी में इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन 1856 से पहले इस ईंटों का प्रयोग पाकिस्तान के लोग अपने घर के निर्माण में कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो ईंट है वो किसी विकसित सभ्यता के हैं या किसी सभ्यता के जो आज से लगभग 8000 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, उसके अवशेष हैं। इसके बारे में प्रथम जानकारी कि यहाँ कोई सभ्यता दबी है, यहाँ नीचे इस ज़मीन के नीचे कुछ खंडहर है, उसकी जानकारी पहली बार हमें 1856 ईस्वी में मिलती है, जब जॉन विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवा रहे थे। ठीक है, उसी वक्त उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसके नीचे कोई सभ्यता या कोई अवशेष, कोई खंडहर दबी है। ठीक है, उसी वक्त भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 ईस्वी में ही हड़प्पा का सर्वे किया, किंतु वो भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए कि इसके नीचे एक पूरी तरह से विकसित, पूरी तरह से सफल एक सभ्यता के दबे होने के अवशेष हैं। इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है 1921 में। देखिए, उस वक्त जब 1856 तक इसके बारे में कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, खुदाई चल रहा था, खुदाई के कार्य हो रहे थे, लेकिन इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई। इसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, और ये जो थे अध्यक्ष थे जॉन कनिंघम अध्यक्ष थे। ठीक है, हेड थे इसके। अब देखिए, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई और इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सबसे पहली बार 1921 ईस्वी में ही इस बात का आभास हुआ कि इसके नीचे एक सभ्यता दफन है, सभ्यता दबी होने के साक्ष्य मिले। ठीक है, और पहली बार जॉन मार्शल ने ही लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़ में, ठीक है, हड़प्पा नामक सभ्यता के दबे होने की बात प्रकाशित की। ठीक है, जॉन मार्शल ने ही पहली बार लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़ भी कह सकते हैं या फिर इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ भी कह सकते हैं, नाम अक्सर इसी तरह देता है। इंग्लिश का नाम है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में पहली बार जॉन मार्शल ने ही इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में उस स्थान पर हड़प्पा नामक एक सभ्यता के दबे होने के अवशेष की बात अब इस पत्र में प्रकाशित की। ठीक है, समझ में आ गया।
कि आज से 100 वर्ष पूर्व जिस ईंटों का प्रयोग पाकिस्तान के लोग कर रहे थे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, किंतु 1856 ईस्वी में पहली बार जब जॉन विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे तो उन्हें इन ईंटों का प्रयोग, इन खंडहरों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में किया। किंतु उस वक्त ही इस बात का आभास हुआ कि इसके नीचे कोई खंडहर है, ठीक है, कुछ ईंटें हैं, लेकिन इसके महत्व को समझा नहीं जा सका। फिर 1856 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया। वो भी इस महत्व को समझ नहीं सके कि इसके नीचे एक विकसित सभ्यता के दबे होने के साक्ष्य हैं। इसके बारे में प्रथम जानकारी हमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, उन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करवाई गई। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो 1 2 3 जो कुछ फैक्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस पे आपको बहुत टाइम दिया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ समय लिया, क्योंकि अक्सर ये जो पॉइंट्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को कि हड़प्पा का नाम कैसे सामने आया, हड़प्पा क्यों कहते हैं, इन लोगों का इसमें विशेष योगदान क्या क्या है। तो ये अब क्लियर हो गया आपके सामने। अगर आपके सामने इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा या किसी को भी बताना हो तो आप इस तथ्य को आसानी से उसे समझा सकेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जॉन विलियम ब्रंटन कौन थे, इनका योगदान क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, इनका योगदान क्या था, जॉन मार्शल कौन थे, इनका योगदान क्या था। इसके बाद आते हैं दयाराम साहनी कौन थे, इनका योगदान क्या था, और कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आई। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में 1922 ईस्वी में, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ 1922 ईस्वी में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में यहाँ पे दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की। अब यहाँ पे आ जाते हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो लारकाना जिला पाकिस्तान। ठीक है, देखिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की और इसी आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में, इन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की गई, जो कहाँ स्थित है, लारकाना जिला पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान के लारकाने ज़िले में स्थित है, उनकी खुदाई 1922 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब देखिए, ये तो समझ गए कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने आई, कैसे कैसे इसकी खुदाई हुई। अब आगे बढ़ते हैं इसके काल के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है। कैसे माना जाता है? इसमें एक नाम जॉन मार्शल का भी आता है। जॉन मार्शल ने भी इसकी तिथि निर्धारित की थी, लेकिन उसे सही नहीं माना गया, उसे सटीक नहीं माना गया। इसे सटीक कैसे माना गया? तो कार्बन 14 C14 से कहते हैं कार्बन डेटिंग
C14 के आधार पर डी अग्रवाल द्वारा डी अग्रवाल द्वारा कार्बन 14 C14 यानी कार्बन डेटिंग के आधार पर, जो कि किसी भी प्राचीन जो तथ्य होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तु होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उसकी तिथि को निर्धारित करने का एक तरीका है। उसके आधार पर ही डी अग्रवाल द्वारा 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी को हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारित किया गया, ठीक है, जिससे सबसे सटीक, अब तक सबसे सटीक माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि इसका काल निर्धारित कैसे हुआ। तो C14 यानी कार्बन डेटिंग के आधार पर डी अग्रवाल द्वारा इसका तिथि निर्धारित किया गया, इसका काल निर्धारित किया गया, जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इसे ही सबसे सटीक और सबसे सर्वमान्य माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल या हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता पाए कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल और हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अखंड भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से लेकर भारत के पूर्वी भाग, यानी कि पूर्वी भाग में गंगा तट मेरठ तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, उत्तर में कश्मीर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान, जो कि मकराना के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर सुदका गेंडोर तक विस्तृत है, ठीक है। इसमें से सबसे अधिक अगर साक्ष्य मिलते हैं तो वो पाकिस्तान से मिलते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों की खुदाई अभी तक नहीं हो सकी। ये एहसास होता है, ये ज्ञात होता है कि सबसे अधिक जो साक्ष्य हैं इसके वो पाकिस्तान में ही पड़ते हैं, मगर वहाँ पे अभी तक खुदाई नहीं हो सकी है। लेकिन अभी तक जितने भी खुदाई हुई है, जितने भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठी हुई है, उनमें सबसे अधिक साक्ष्य अभी तक भारत में पाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके स्थल के बारे में। अब आइए, अब देखिए हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के भौतिक क्षेत्र की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के भौतिक क्षेत्र की, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो महाद्वीपीय भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यह अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से लेकर भारत के महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुदका गेंडोर तक फैला हुआ है, जो कुल त्रिभुज के आकार का फैला हुआ है। इसका आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ आ रहा होगा, जिसके आधार पर आप इसको समझ पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक और कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। इनमें इसकी अगर हम सीमाओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा जो है वो मांडा है, जो कि कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगर दक्षिण में बात करें तो यह दैमाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। पूर्व में अगर बात करें तो यह आलमगीरपुर में स्थित है, जो कि मेरठ में स्थित है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर हम पश्चिम में बात करें तो यह बलूचिस्तान प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसके सुदका गेंडोर पर स्थित है। यानी कि सुदका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक और मांडा से लेकर दैमाबाद तक इसकी सीमाएं निर्धारित की गई, इसकी सीमाएं स्थित हैं। मांडा से लेकर दैमाबाद तक इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर और आलमगीरपुर से लेकर सुदका गेंडोर तक इसकी कुल चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता जो है पूरे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है। कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर विस्तृत, ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
ये सभ्यता किस आकार की है? त्रिभुजाकार की है, जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी कि लगभग 13 लाख में इसकी सीमाएं हो गई। अब हम बात करेंगे, देखिए अब तक इस सभ्यता की 2800 से लगभग 2800 से 3000 तक, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अब तक इस सभ्यता की 2800 से 3000 तक, 2800 से 3000 तक क्षेत्रों को, उसके क्षेत्रों का जिक्र, इसके स्थलों को ज्ञात किया जा चुका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के 2800 से 3000 तक के स्थलों को ज्ञात किया जा चुका है, जिनमें से केवल 6 को ही नगरों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखिए 2800 से 600 नगरों को, स्थलों को ज्ञात किया जा चुका है, जिनमें से केवल 6 को नगरों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और ये 6 नगर कौन कौन से हैं? कहता है कि अभी तक, वर्तमान समय तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2800 से 3000 तक स्थलों को ज्ञात किया जा चुका है, जिनमें से केवल 6 को ही नगरों का दर्जा प्रदान किया गया है। और ये 6 नगर कौन कौन से हैं? तो ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। कितने हुआ? 4 हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली, चनहुदड़ो, बनवाली। ठीक है, कितना हो गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली, हिसार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की अब तक 2800 से 3000 स्थलों को ज्ञात किया जा चुका है, जिनमें से केवल 6 को ही नगरों का दर्जा प्राप्त है। उनमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली और हिसार। इन 6 नगरों में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वो है लोथल। वो है लोथल। लोथल इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र डॉकयार्ड या बंदरगाह जो था वो था लोथल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, डॉकयार्ड जो था वो था लोथल, जो कि अरब सागर में स्थित था। ठीक है, इसलिए लोथल महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये तो हम समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता हमारे सामने कैसे आई, इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्रीय विस्तार, इसके सीमाएं, ये तो हम समझ गए। अब हम आगे देखेंगे या इसके बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, उनकी विशेषताएं और उन स्थानों पर किन किन चीज़ों को पाया गया है, किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो सरस्वती और घग्गर नदी के ज़्यादा संकेंद्रित होने की वजह से, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो सरस्वती एवं घग्गर नदी तट पर
संकेंद्रित होने वजह से इसे देखिए सरस्वती एवं घग्गर नदी तट पर संकेंद्रित होने की वजह से इसे सरस्वती हकरा घग्गर की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती एवं घग्गर नदी तट पर संकेंद्रित होने की वजह से इसे सरस्वती हकरा घग्गर नदी या सरस्वती हकरा घग्गर सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इनके प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो इसके विस्तार थे, ये तो इसका भौतिक विभाजन था, क्षेत्रीय विस्तार था। अब हम आगे जिक्र करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जाहिर सी बात है, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग होंगे वो किसी न किसी प्रजाति के होंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, उनके बारे में यह कथन अक्सर पूछा जाता है। यह तथ्य सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो किस प्रजाति के थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में 4 प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में चार प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है। 4 प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में 4 प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है। और ये 4 प्रजातियां कौन कौन थी? तो ये थी भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगलोइड। ठीक है, ये कौन कौन सी थी? पहला भूमध्य भूमध्य सागरीय। दूसरा देखिए 4 सभ्यताएं, 4 प्रजातियां थी, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगलोइड और अल्पाइन। ठीक है, कौन कौन से थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगलोइड और अल्पाइन। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगलोइड, चौथा अल्पाइन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में 4 प्रजातियां प्रमुख थीं। पहला है आपको भूमध्य सागरीय, और सबसे अधिक संख्या इन्हीं प्रजातियों की मिलती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो थे सबसे अधिक थे। इसके बाद आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगलोइड और अल्पाइन। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे या आपके सामने ये प्रश्न हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में किन प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है, तो 4 प्रजातियों को प्रमुख माना जाता है, जिनमें है भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगलोइड और अल्पाइन। ठीक है, इनमें से भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा है कि कुछ इतिहासकार और कुछ
जो उत्खनन करता है उन्होंने इसके बारे में अपना विवरण दिया है, अपने पक्ष रखे हैं, अपने पॉइंट रखे हैं, जिनमें से कुछ एक का जिक्र हम यहाँ करेंगे। उनमें से एक है बीबी लाल, ठीक है, उनमें से एक कौन है? बीबी लाल। एक है बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता को ऋग वैदिक आर्य कहा था, ठीक है। बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको आर्य कहा था, उनको आर्य बताया था, ठीक है। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने पक्ष, अपने पॉइंट इस विषय पे रखे हैं। उनमें से एक हैं बीबी लाल, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को, हड़प्पा सभ्यता के वासियों को, इनकी प्रजातियों को आर्यन बताया था, आर्यन कहा था। दूसरे हैं पिग्गट, दूसरे हैं पिग्गट। पिग्गट पिग्गट ने, इनका कथन था, इन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। पिग्गट ने ही कहा था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप इसको याद रख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बीबी लाल ने कहा था कि यह ऋग वैदिक आर्यन है, और पिग्गट ने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। पिग्गट ने ही कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं आपको गलत लग रहा हो, कोई पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में करके उसको बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि उसको ठीक करूँ, सही करूँ, और इससे मुझे फीडबैक भी मिलता रहेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे आगे कुछ करने का हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है, और मैं आपके लिए और भी अच्छे और भी विस्तृत रूप से वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया इन दो इतिहासकारों का, एक बीबी लाल और दूसरा पिग्गट। बीबी लाल ने ऋग वैदिक, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को ऋग वैदिक आर्यन कहा था, और पिग्गट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दो विस्तृत साम्राज्यों की जुड़वा राजधानी कही थी, जुड़वा राजधानी बतलाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अन्य जो नाम था वो है गार्डन चाइल्ड, ठीक है। एक अन्य नाम था वो है गार्डन चाइल्ड। देखिए अब गार्डन चाइल्ड ने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा था, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े ये जो तीन नाम हैं, इनमें से ये जो दो नाम है, इन दो इतिहासकारों का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इनसे सवाल आते हैं या आ चुके भी हैं और आने की संभावनाएं रहती हैं। इन तीनों में से दो इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि पिग्गट की जो विश्लेषण है, उन्होंने ही कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, और गार्डन चाइल्ड ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा था। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा था, तो आपका जवाब होगा गार्डन चाइल्ड। अगर आपके सामने ये ऑप्शन हो और गार्डन चाइल्ड हो तो आपका जवाब होगा गार्डन चाइल्ड, ठीक है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, और आपके सामने ये ऑप्शन हो, तो आपका जवाब होगा पिग्गट, ठीक है। कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल आ चुके हैं, इसलिए आप इसको पॉइंट डाउन कर, नोट डाउन कर लें, ठीक है। इनमें से ये उतना कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मगर ये जो दो इतिहासकार हैं, इनके बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, और सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा था। ये यहाँ पे हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो विश्लेषण था वो समाप्त होता है। आगे हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, इन सभ्यता में जो प्रमुख स्थल पाए गए हैं उनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से साक्ष्य इन प्रमुख स्थलों से पाए गए हैं, और किन किन विद्वानों द्वारा इन प्रमुख स्थलों की खुदाई की गई है, ठीक है।
चलिए उसके बारे में जानते हैं।